हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फाइल और क्विज आपको प्रोवाइड कराई जाती है डेली। आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल करके रखो और वहीं पर सारा कुछ आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के दिन का कुछ क्विकली रिवीजन कर लेते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। जैसे राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया 30 अगस्त को। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब कृति सेनन ने जीता। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी आ गए हैं तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में तीसरे स्थान पर। अभी हाल ही में नागेश सिंह को दोस्तों थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल पश्चिम बंगाल में खोला जाना है इस्कॉन के द्वारा। और वहीं भारतीय नौसेना को प्रधानमंत्री आज सौंपेंगे दोस्तों नया ध्वज और इसके अलावा आईएनएस विक्रांत। तो इंडियन नेवी के लिए आज तो बहुत बड़ा दिन होने वाला है। इनफैक्ट हर एक भारतीय के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार का 13वां संस्करण कंप्लीट हो गया है। ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ये राजस्थान में शुरू हुआ। और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए अनुराग शर्मा। वहीं भारतीय रेलवे ने दोस्तों मेघदूत मशीनें लगाई हैं मुंबई के कुछ स्टेशनों पर, लगभग 6 स्टेशनों पर। ये मेघदूत जो होगा ये वाष्प से जलवाष्प से पानी में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो ये तो थे दोस्तों कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ये वन लाइनर थे। वन लाइनर आप उसी दिन सेम डे पा सकते हो 12 बजे के आसपास में टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो और वन लाइनर 1 मिनट में भी रिवाइज कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आज है वर्ष 2022 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस थीम के साथ मनाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये 1 सितंबर से मनाया जा रहा है और सप्ताह है तो 7 दिन तो चलेगा ही। तो 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। इस बार की थीम क्या है ये पूछा जा रहा है और ये है इंपॉर्टेंट। तो इस बार की थीम है सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। क्या है? सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। अच्छा, पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार था ईट स्मार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग था। ओके, तो ये 2021 का था और यहाँ पर 2022 का थीम। ठीक है, यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख पाओगे। नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स बताया गया है कि कैसे पोषक तत्व प्राप्त करें और कैसे अपने शरीर को हेल्दी रखें। तो फिलहाल इस बार की थीम है सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। 1975 से ये मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ओके, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य खास करके उनको उचित पोषण मिल सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया। अब देखो इसके लिए हो गई है कंट्रोवर्सी। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल जो है इसको अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया। अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के सीएम हैं, इन्होंने क्लेम किया कि ये इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल है जो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी देख पाओगे। लेकिन यहाँ पर अभी हाल ही में NIOS सामने आया और उसने क्या किया, उसने इनके क्लेम को रिफ्यूज कर दिया। इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल लॉन्च्ड लास्ट ईयर बाय सेंटर नॉट बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। NIOS के द्वारा कहा जा रहा है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत का पहला वर्चुअल स्कूल जो है ना ये पिछली साल ही लॉन्च हो गया था और वो भी सेंटर गवर्नमेंट के साथ लॉन्च हुआ था, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नॉट बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, ना कि अभी वाला जो दिल्ली गवर्नमेंट का है उसके द्वारा। ठीक है ना, तो 1 सितंबर का ये आर्टिकल इसको आप देख पाएंगे। तो यानी कि NIOS के द्वारा केजरीवाल के जो दावे हैं उनको रिफ्यूज किया गया है। फिलहाल दिल्ली पर दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल अभी लॉन्च किया गया है जो कि कक्षा 9 और से लेकर के कक्षा 12वीं तक के लिए है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये चीज आप याद रखोगे और साथ ही साथ ये दावा भी याद रखोगे। तो अगर आप देखते हो, अगर ऑप्शन में अगर राज्यों के बारे में पूछा है कौन सा राज्य भारत का पहला लॉन्च किया है वर्चुअल स्कूल, तो उसमें आप दिल्ली लगा दोगे। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसने लॉन्च किया, किस केंद्रीय मंत्री या ऐसा कुछ करके पूछा जाए, या भारत ने लॉन्च किया, किस देश ने लॉन्च किया, तो भारत उसमें आप बताओगे टब। ठीक है, तो मतलब आपके ऊपर है। और ऑप्शन देखते हैं कि और लोग क्या मानते हैं, NIOS की बात मानते हैं या फिर दिल्ली गवर्नमेंट की बात मानते हैं। आगे, हाल ही में किस देश ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला टीका लॉन्च किया। तो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ दोस्तों भारत ने पहला टीका लॉन्च कर दिया है।
भारत का ये पहला स्वदेशी टीका होगा जो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस का। इस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक। क्या है? सर्वावैक नाम है इसका। ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन होने वाली है। क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के ये बनाया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वही वाली है जिसने दोस्तों कोविशील्ड बनाया था, और कोविशील्ड आप जानते हो ये कोरोना की है, कोरोना की वैक्सीन है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। और इसके अध्यक्ष जो हैं या कहें कि इसके फाउंडर जो हैं वो हैं कौन? इसके फाउंडर हैं साइरस पूनावाला। और साइरस पूनावाला को ही तो इस बार दोस्तों दिया गया पद्म भूषण। ठीक है, और इन्हीं के बेटे जो हैं आदार पूनावाला ये सीईओ हैं। आदार पूनावाला जो हैं ये सीईओ हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। तो साइरस पूनावाला को पद्म भूषण मिला। कोविशील्ड इन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी इसलिए। तो फिलहाल सर्वावैक नाम से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टीका जो है 1 सितंबर को लॉन्च कर दिया गया। अगला, हाल ही में सीआरटी इन ने किस देश के लिए साइबर सिक्योरिटी अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया? तो दोस्तों सीआरटी इन ने कितने देशों के लिए पूछा गया है? तो यहाँ पर 13 देशों के लिए 13 देश मिल करके सिनर्जी जो कि एक साइबर सिक्योरिटी अभ्यास है, एक्सरसाइज है, इसका आयोजन किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, सीआरटी इन कंडक्ट एक्सरसाइज साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी। ओके, तो सिनर्जी आयोजन हुआ और इसमें 13 देश शामिल हुए। और इस बार की थीम या कहें कि उद्देश्य यही था कि रैंसमवेयर अटैक जो होते हैं उनसे निपटने के लिए एक सुदृढ़ नेटवर्क बनाना, एक अच्छा खासा अपना नेटवर्क बिल्ड करना। ओके, सीआरटी जो है ये क्या है? सीईआरटी इन जो है ये इंडियन कंप्यूटर एनर्जी रिस्पांस टीम है और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आती है। साइबर सिक्योरिटी के जैसे मामलों से निपटने के लिए एजेंसी है। 2004 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? तो 13 देश मिलकर कर रहे हैं। अभी ऐसे ही एक और साइबर सिक्योरिटी अभ्यास आया था, अगर आपको याद हो, नाटो के द्वारा कराया गया था। नाटो के द्वारा वो क्या था? लॉक्ड शील्ड था वो। और वो पूछा जाए आपसे कहां पर किया गया तो आप उसको बताएंगे एस्टोनिया में किया गया था। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था कि इस एस्टोनिया में हो रहे लॉक्ड शील्ड अभ्यास में पहला एशियाई देश कौन बना है जो शामिल हुआ है? तो आप उसमें बताए साउथ कोरिया। क्या बताओगे? साउथ कोरिया बताओगे। ठीक है, आगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है दोस्तों आशुतोष राराविकार ने। किसने? आशुतोष राराविकार। यहां पर आप देख पाओगे ए बुक टाइटल्ड इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय आशुतोष राराविकार। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, असवद प्रकाशन लिमिटेड के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। एक्चुअली में इस पुस्तक में ये बताया गया है कि 1991 के दौरान जो एलपीजी लाया गया था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, आपको पता है मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और उन्होंने इसे लाया था। इसके अलावा 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद होगा इंदिरा गांधी जी की टाइम पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1991 के बाद जो प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं उनके लाइसेंस को लेकर के बड़ा डिसीजन लिया गया था। भुगतान बैंक की स्थापना, लघु वित्तीय बैंक और भी जो भी आर्थिक विकास पर जो भी चीजें इसमें फोकस की गई हैं उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप बुक का टाइटल ही देख पाओगे, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो आशुतोष राराविकार जी ने इस पुस्तक को लिखा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो प्रस्तावना है इसको लिखा है विवेक देवरा जी ने। विवेक देवरा कौन है? ये पीएमओ में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, अगला, होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये दोस्तों दुबई में आयोजित किया गया। होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई यानी कि यूएई समझो, तो यूएई में आयोजित हुआ, ये पहला संस्करण था। ठीक है ना, इस बार पहली ही बार आयोजित हुआ होम्योपैथी पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, इसको किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा? बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो ये पहला संस्करण था। ओके, इसमें इसके तहत अवार्ड भी दिए गए आगे चल करके। तो 29 अगस्त को ये आयोजित किया गया। इस बार की थीम थी डिसीज काज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग।
तो बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड इसका सक्सेसफुली आयोजन की। अगला, हाल ही में सरकार ने ओएनजीसी के अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया? ओएनजीसी वही ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष थी अलका मित्तल। पहली महिला अध्यक्ष थी अलका मित्तल, ठीक है ना। लेकिन अब इनकी जगह पर कौन आ गया है? राजेश कुमार श्रीवास्तव जी आ गए हैं और इनको अभी फिलहाल अंतरिम नियुक्त किया गया है, आगे चल करके परमानेंट कर दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, राजेश कुमार श्रीवास्तव यहाँ दिख रहे हैं, विकिपीडिया पे आप जाकर देखोगे तो वहां पर राकेश कुमार दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन राकेश को लेकर के परेशान मत होना, वहां पर वो गलत प्रिंट हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है, तो वो राजेश ही नाम है एक्चुअली इनका, ठीक है। चलो, तो पहले ही बता दे रहा हूं, अगर आप लोग वहां पर चेक करें तो कंफ्यूज ना हो जिससे। तो फिलहाल अलका मित्तल की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है, राजेश कुमार श्रीवास्तव को ओएनजीसी का नया चेयरमैन। ओके, अभी कुछ दिन पहले ही गेल के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे एमवी अय्यर, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1956 में हुई थी, एक महारत्न कंपनी है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, नुआखाई उत्सव कहां मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है और ये लगभग पूछा ही जाता है। नुआखाई महोत्सव दोस्तों ये मोस्टली उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा मनाया जाता है, और कहीं कहीं अगर बात करें दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जो उड़ीसा से सटा हुआ है वहां पर भी देखने को मिलता है। तो उड़ीसा ही लगाएंगे अगर आपसे पूछा जाएगा तो, ठीक है, छत्तीसगढ़ नहीं लगाएंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा नहीं दिखता है, तब आप छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मच अवेटेड नुआखाई फेस्टिवल ऑफ वेस्टर्न ओडिशा बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे, तो ये मनाया गया। अच्छा, पश्चिमी उड़ीसा में सबसे ज्यादा मनाया जाता है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। नुआखाई उत्सव कृषि पर्व है, फसल काटने को लेकर के लोग देवताओं को नया चावल चढ़ाते हैं जब नए चावल होते हैं तो, ठीक है, तो उसी लिए नुआखाई मनाया जाता है। अगला, किस राज्य में अमित शाह ने वेब पोर्टल CAPF ई आवास लॉन्च किया? CAPF ई आवास इन्होंने कहां पर लॉन्च किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया है, ठीक है। और ये किस राज्य में करके तो क्वेश्चन इस हिसाब से नहीं रहना चाहिए था। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी CAPF के लिए ये ई आवास पोर्टल लॉन्च किए हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जो CAPF हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, जो गृह मंत्रालय के तहत आती हैं, उनकी काफी पहले से काफी दिनों से डिमांड चल रही थी कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो है वो आवासीय सुविधा उनको आसानी से मिल सके, ठीक है। होता क्या था कि जो आवासीय जो अलॉटमेंट होता था तो उसमें भी इधर उधर का बहुत सारा चीज चल जाता था, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर एक वेब पोर्टल लॉन्च कर देने से होगा कि लोग कभी भी कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं उनको आवास मिला कि नहीं मिला, ये सब की चीजों की जानकारी वो ले सकते हैं जितने भी CAPF के तहत आते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इसे लॉन्च किया है। CAPF और असम राइफल्स के पात्र कर्मियों के लिए उनको आवासीय क्वार्टर दिलाए जाएंगे, ठीक है, इस पोर्टल के माध्यम से। अच्छा, CAPF आया है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये गृह मंत्रालय के तहत आता है, 1000 बार मैंने आपको बताया। तो इसको 6 बल अभी वर्तमान में है, ठीक है ना, और जिसमें असम राइफल्स अलग ही है, इसको मत जोड़ना आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल असम राइफल्स को लेकर के 6 है। तो BSF जो है, असम राइफल, CISF, CRPF, ITBP, SSB, ये सभी जो आते हैं इसी के तहत आते हैं। NSG को भी लिया जाता है कभी कभी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझो ना कि जो 3 सेनाएं हैं अपनी, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन सेनाओं को हटा करके और इसको जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इनको हटा करके बाकी जो फोर्सेज होती हैं वो गृह मंत्रालय के तहत आती हैं, ठीक है। तो यानी गृह मंत्रालय का कंट्रोल रहता है उस पर, और जो ये सेनाएं जो होती हैं यानी कि जो बॉर्डर पर जो देश के लिए लड़ती हैं वो दोस्तों रक्षा मंत्रालय के तहत आती हैं, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय वाली फोर्स ध्यान रखिएगा। और एक अंतर अगर आप जानना चाहें तो रक्षा मंत्रालय का अगर कोई शहीद होता है जवान तो उसे शहीद कहा जाता है, जबकि गृह मंत्रालय वाले फोर्स में अगर किसी जवान की डेथ होती है तो उसे शहीद नहीं कहा जाएगा, ये रूल है। अगला, हाल ही में किस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा करी? तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की हुई है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाएंगे इंडिया में, ठीक है। इंडिया में पहला होगा और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट होगा। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट।
रिलायंस का अभी एजीएम हुआ था और रिलायंस के एजीएम को लेकर के मैंने आपको एक वीडियो भी दी हुई थी जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। एक तो रिलायंस जो है ये 5G लाने वाला है, जियो 5G, और जियो 5G जो होगा इस दिवाली तक तो 4 बड़ी सिटीज में आ जाएगा। वो 4 बड़ी सिटीज कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और इसके अलावा अगले साल 2023 के लास्ट आते आते पूरे के पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि 75,000 करोड़ का एनर्जी सेक्टर वगैरह में ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्होंने घोषणाएं करी और मैं उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ हूँ, आप उसको देख सकते हैं। रिलायंस के सक्सेसर्स की भी अनाउंसमेंट हुई। तो 45वें एजीएम में इन्होंने ये जो घोषणा करी उसी में ये भी था। वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट ये भी बनाया जा रहा है। 20,000 MTPA की क्षमता वाला ये होगा और गुजरात के हजीरा में ये बनाया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि कहाँ पर बन रहा है, तो गुजरात के हजीरा में बन रहा है। ठीक है, भारत का पहला, दुनिया का सबसे बड़ा होगा। पहला चरण इसका 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये 75,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एनर्जी सेक्टर में। क्लियर है बिल्कुल। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद और आपने इन सभी 10 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। अगर ये नहीं समझ में आया है, मतलब ये नहीं दिमाग में बैठा है, तो आप इसकी क्विज सॉल्व कर लेना एक बार पीडीएफ से रीडिंग लगा लेना, तुरंत सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ग्रुप डी की ई बुक है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हैं। 5,000 क्वेश्चन हैं वन लाइनर अप्रोच के साथ। बहुत सारे बच्चे इसको परचेज कर रहे हैं, आप भी इसको ले सकते हैं। अपने ग्रुप डी में जीके में स्कोर का बूस्ट कर सकते हैं स्कोर को। अगला अब बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। तो मिसेज यूनिवर्सिटी डिवाइन का खिताब पूछा गया था आपसे, तो इसकी विजेता है पल्लवी सिंह। जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष हैं शांति सुरी धूलीपुड़ी पंडित। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 10 जो व्यक्ति हैं जिन्होंने डिटेल में आंसर किया था, स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम है बलवान सिंह, महेंद्र हेम्ब्रोम, दिव्या एंजल, राजन तिवारी कुशवाहा जी, प्रवीण त्रिपाठी, रविशंकर, नेहा यादव, सुस्मिता साहू और पूजा कुमारी। आप भी इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हो। आपको सिंपली सबसे पहले आंसर करना है और डिटेल के साथ आंसर करना है। चलिए, आज आपको किन क्वेश्चन का जवाब देना है? आज आपको बताना है 67वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है। अगला, पाकिस्तान में भारत के राजदूत कौन है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास करना और इसकी क्विज जाकर के आप एप्लीकेशन पर जरूर सॉल्व किया करो। बिना क्विज के देखो दोस्त मजा नहीं आएगा, क्विज जरूर सॉल्व किया करो। और MGT ऐप पर ही इसकी PDF डिटेल वाली भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप MGT ऐप तो इंस्टॉल करके ही रखो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को इन तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।